Assalamu alaikum students. Now this lecture is regarding the crystal field theory. आपको याद ही होगा लास्ट में हमने यूज किया था VBT valence bond theory for explaining the different properties in coordination complexes. But there are some problems. कुछ प्रॉब्लम्स हैं पीपीटी में जिसके लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा. जो नई थ्योरी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या शॉर्ट में CFT आप इसको कह सकते हो. लेकिन लास्ट लेक्चर अगर आपको याद होगा हमने यहां पर छोड़ा था शेप्स के बारे में. मैं आपको कह रहा था भाई अगर आपको डी ऑर्बिटल जो होता है एटम में आयरन लिया था मैंने, इसमें मैंने आपको दिखाया था कॉन्फ़िगरेशन. इसमें मैंने कहा था डी होता है हर किसी दैट मींस जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वहां पर डी है आपके पास. ये जो डी होता है दे आर डीजेनरेट. नॉर्मली दे आर डीजेनरेट. डीजेनरेट मतलब इन सब की एनर्जी जो है ना, ये जो 5 1 2 3 4 5 है इनकी सबकी एनर्जी सेम है. दे आर 5 ऑर्बिटल, दे आर डीजेनरेट इक्वल एनर्जी. इनके शेप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. इसमें जो 3 होते हैं ना, जैसे हम यहाँ पर है एक्स वाई, इसका नाम रखा डी एक्स वाई. ये कहां पर है? प्लेन में. और ये है एक्स जेड, तो इसका एक्स जेड और वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर हमने नाम रखा था इन 5 की शेप्स के ऊपर. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो 3 है, 3 कहां पर है? प्लेन में है ना. एक्स वाई प्लेन में है, यहाँ पर वाई जेड एक्स जेड प्लेन में, यहाँ पर वाई जेड प्लेन में. और जो 2 है वो एक्सीस पे है, एक्स वाई एक्सीस पे और जेड एक्सीस पे. ठीक है. तो इन दिस वे हमने लास्ट में कंक्लूड किया था भाई 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी के, पांचों की एनर्जी सेम होती है और इनमें 3 जो होते हैं वो एक्सीस पे प्लेन में होते हैं और 2 जो होते हैं वो एक्सीस पे होते हैं. इस चीज को याद रखिएगा. इससे आगे हम जा रहे हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करने. चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट क्रिस्टल फील्ड पे. assumes the central metal ion or central metal atom or ion and ligands as point charges. This theory assumes that the central metal atom जो आपका coordination complex होता है, जैसे में हम यहां पर बना रहे हैं, ये जो आपकी CONH3 है 6 ये है, या लीजिए ये है, ये जो आप coordination complex बना रहे हो, इसमें जो सेंट्रल मेटल और लीगेंड है, दिस सेंट्रल मेटल, ये जो मेटल्स होते हैं और ये लीगेंड्स होते हैं, दे आर पॉइंट चार्जेस. ये इनको एज्यूम कर रहा है कि ये पॉइंट चार्जेस हैं. पॉइंट चार्जेस मतलब ये सेंट्रल मेटल को कह रहा है, जो ये सेंट्रल मेटल है इट इज द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. ठीक. और ये जो लीगेंड है, लीगेंड को कंसिडर कर रहा है इट इज द नेगेटिव पॉइंट चार्ज. इस थ्योरी का कहना है कि आपका जो मेटल है वो एक्ट करेगा एज अ पॉइंट चार्ज. कौन सा? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. और जो लीगेंड करेगा एक्ट एज अ नेगेटिव चार्ज. दैट मीन सीधी सी बात, ये मेटल और लीगेंड को ट्रीट कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव दैट मीन इनके बीच में अब जब बॉन्ड इंटरेक्शन होगी वो कौन सी टाइप ऑफ इंटरेक्शन होगी? प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक. दैट मीन जो CFT है इट टोटली एग्रीज विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल एंड लीगेंड. ठीक. तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, assume the central metal atom and the ligand as point charges. Now उससे क्या होगा? उससे ये हो गया कि इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक. दूसरा पॉइंट हम डाल रहे हैं इसमें, द इंटरेक्शन between the metal and ligand. The interaction between the metal and ligand is purely electrostatic.
आयनिक इंटरेक्शन। ये इसका दूसरा पॉइंट है और ऑब्वियसली है, अब अगर ये कह रहा है तो ऐसा ही होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन सी इंटरेक्शन होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। तीसरा देखिए, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। When ligand approach to metal, when ligand approach to metal, जब ligand अप्रोच करेगा, क्योंकि अब आपने कहा ना एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये अप्रोच करेगा मेटल की तरफ, तो क्या होगा? एक प्रॉब्लम हो रही है। देयर इज रिपल्शंस, एक इसमें एक प्रॉब्लम है रिपल्शन की। देयर इज रिपल्शन बिटवीन, किसके बीच में? द मेटल डी इलेक्ट्रॉन्स, या मैं मेटल डी इलेक्ट्रॉन्स, या मैं कहूंगा ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स। मेटल डी ऑर्बिटल्स एंड द लीगेंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, आपने एज्यूम कर दिया एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये आपस में इनको नजदीक आना है, इनको बॉन्ड बनाना है, मेटल को लीगेंड के साथ बॉन्ड बनाना है। लेकिन ये तो हर कोई जानता है कि मेटल के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हम पर्टिकुलरली इस वक्त बात कर रहे हैं डी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल की। मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपना डी ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लीगेंड के भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो आपस में रिपल्शन करेंगे। दैट मीन बॉन्ड तो इनको बनाना है, बट देयर आर इंटरनल प्रॉब्लम्स। इंटरनल प्रॉब्लम्स मतलब रिपल्शन होने लगी, स्टार्ट होगी। उससे क्या होगा? लीडिंग टू द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। उसकी वजह से जो मेटल का डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो गया, मतलब डीजेनेरेसी इज रिमूव्ड। डीजेनेरेसी इज रिमूव्ड। जो उसकी डीजेनेरेसी थी, आप बना रहे थे ना ऐसे 5 डब्बे, अब आप इन 5 को एक साथ नहीं रख सकते। क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन शॉर्ट में पॉइंट ये है कि डीजेनेरेसी इज रिमूव्ड। मेटल आपने कहा कि ये पॉजिटिव है, लिगेंड आपने कहा कि नेगेटिव है, ये आ रहे हैं आपस में नजदीक, बट प्रॉब्लम इसके जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं या डी ऑर्बिटल हैं, इसके जो लिगेंड के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपस में रिपल्शन करने बैठे। जब ये इसके नजदीक आ गया तो उसकी वजह से क्या हो गया? डी ऑर्बिटल थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल हड़बड़। दैट मींस ड्यू टू द प्रॉब्लम इट गेट्स स्प्लिटेड, इसका स्प्लिटिंग हो गया, इसकी डीजेनरेसी खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई वो हमें देखना है। मेन पॉइंट है इस थ्योरी का, जिससे आगे थ्योरी बिल्ड होगी। पहले 2 पॉइंट्स थे कि बॉन्ड कैसे बनता है मेटल और लिगेंड में, फिर था तीसरा पॉइंट उससे क्या प्रॉब्लम होगी। अब यही प्रॉब्लम जो ये यहां पर है, ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, the magnetic and spectral हो गया कलर properties of coordination complexes are explained। इसी की वजह से हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे कि इनमें कलर कैसे आ गया, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे है, और ए स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड्स क्या होता है, वो हमें पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा इसी पॉइंट से, इस स्प्लिटिंग से। तो चलिए देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो पॉइंट्स थे, अब इस थ्योरी को यूज करेंगे पूरा इसमें कोऑर्डिनेशन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, टेट्राहेड्रल फील्ड में। जो हमारा सिलेबस ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के बारे में है, बाकी स्क्वायर प्लेन और अदर चीजों पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा फोकस टेट्राहेड्रल। अगर आपने जो मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज मैं ऑक्टाहेड्रल स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपने ऑक्टाहेड्रल को ठीक से समझा फिर आप टेट्राहेड्रल खुद कर पाएंगे, लेकिन ऑक्टाहेड्रल पे पूरी नजर रखिएगा कि हम कैसे करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर हेडिंग लेके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग
splitting in octahedral complexes. ऑक्टाहेड्रल हो गए जिनमें 6 होते हैं लीगेंड्स, है ना। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दे दूं ऐसे, जिसमें हमारे पास मेटल होता है और लीगेंड 6 होते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक फिर से ये याद दिला दूं, हमारे पास जो डी ऑर्बिटल मेटल का होता है उसके ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट मैं बार बार आपको कह रहा हूं, डीजेनरेट में आपको ऐसे कह रहा था, जिन सब की एनर्जी सेम है, ये 5 है हमारे पास, इन पांचों की एनर्जी क्या है, सेम, dxy dxz dyz dx2 y2 dz2, इन पांचों की एनर्जी सेम थी, एक ही लाइन में इनको बनाते हैं। लेकिन जब अब लीगेंड आ गया, क्योंकि उसको बॉन्ड बनाना है मेटल के साथ, अब रिपल्शन स्टार्ट हो गई। किन की रिपल्शन स्टार्ट हो गई? जो आपका डी में इलेक्ट्रॉन था और जो लीगेंड का इलेक्ट्रॉन था, उन्होंने आपस में प्रॉब्लम कर दी रिपल्शन की। अब रिपल्शन को ओवरकम, दैट मीन रिपल्शन हो गया ना अनस्टेबिलिटी, इस रिपल्शन को आपको किसी तरीके से ओवरकम करना है, क्योंकि आप रिपल्शन लेके बॉन्ड तो नहीं ना बना सकते हो। यहां से कह रहे हो कि इनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव ये है, कोलम्बिक इंटरेक्शन है, यहां से कह रहे हो कि नहीं रिपल्शन भी आएंगी, लेकिन इस रिपल्शन को आपको किसी तरीके से बर्दाश्त करना है। ये कॉम्प्लेक्स कैसे बर्दाश्त करता है? एक्चुअल कहानी वही है, आपके पास मेटल है, आपने कहा मेटल पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज है, लीगेंड नेगेटिवली पॉइंट चार्ज है, इन दोनों को आपस में बॉन्ड बनाना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन आप यहां से ये भी कह रहे हो कि जब ये नजदीक आएगा, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स, डी इलेक्ट्रॉन्स इसके और इसके इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल करेंगे। जब रिपल करेंगे, रिपल्शन मतलब प्रॉब्लम, इस रिपल्शन को आपको किसी तरीके से बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करोगे? बैलेंस आपको करना है कि आपका डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा, ताकि ये इनको बर्दाश्त कर सके। इस रिपल्शन को ये बर्दाश्त करने के लिए क्या करता है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। मेटल पॉजिटिवली चार्जेड, लीगेंड नेगेटिवली चार्जेड एज पर CFT। क्या है CFT को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये क्या कह रहा है, पॉइंट चार्ज, दे कम क्लोजर टू ईच अदर टू फॉर्म ए बॉन्ड। बट जब लीगेंड मेटल के नजदीक आएगा, इनके लीगेंड के जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन, हम इस वक्त सिर्फ डी की बात कर रहे हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें रिपल्शन स्टार्ट हो गई। रिपल्शन की वजह से क्या होगा? रिपल्शन मतलब हो गया ना कि अनस्टेबिलिटी। इस रिपल्शन को बर्दाश्त करने के लिए मेटल क्या करता है, क्योंकि उसको बॉन्ड तो बनाना है, वो अपने डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी को खत्म करता है। दैट मीन अब ये डीजेनरेट नहीं रहेंगे, इसमें स्प्लिटिंग हो जाएगी। और वही स्प्लिटिंग हम पढ़ रहे हैं किसमें? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। बेटा देख लीजिए, अब मैं डब्बे पे ही दिखा रहा हूं, रहने दीजिए इनको अभी इस वक्त यहीं पर। आपके मेटल के थे, हम ऐसे दिखाते हैं 5, ठीक, इसको मैं लिख रहा हूं स्टेट 1, ग्राउंड स्टेट, ताकि जब कोई नजदीक वजदीक नहीं था, ठीक। अब लीगेंड नजदीक आ रहा है, जब लीगेंड नजदीक आ गया तो क्या हो गया? रिपल्शन होनी स्टार्ट हो गई। किसमें? डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लीगेंड के अपने इलेक्ट्रॉन्स में। रिपल्शन मतलब इसकी सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई। जब सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, अब इसकी यहां में एनर्जी, दैट मीन हम जैसे कि यहां पर बना रहे हैं एनर्जी डायग्राम, ठीक है। तो ये आपकी सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, जिसमें इसको मैं लिख रहा हूं स्टेट 2 एक्साइटेड, जब रिपल्शन स्टार्ट हो गई। अब रिपल्शन को कैसे बर्दाश्त करेगा ये अपनी डीजेनरेसी, जो ये 5 आप एक साथ बनाते हो ना, ये छोड़ देगा, ये अब डीजेनरेट नहीं रहेगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहां पर मैं ये रब कर रहा हूं, ये किसमें है, हम ये याद रखिएगा, हम इस वक्त ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। दिस इज फॉर द ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, CFT किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल के लिए। ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 लीगेंड, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, दैट मीन 6 लोन पेयर्स को आना है। इसकी
देखिए बेटा, आप पहले 5 के 5 एक साथ बनाते थे, अब 3 नीचे 2 ऊपर, स्प्लिटिंग हो गई। अब ये मसला है कि 3 कौन से नीचे 2 कौन से ऊपर, क्योंकि हमने इनके नाम रखे हैं ना पहले, dxy, xz, yz, x स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, ये इनके नाम थे। इसमें होता क्या है, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, लीगेंड्स, पूरा याद रखिएगा, लीगेंड्स अप्रोच along the axis। लीगेंड जो अप्रोच करता है ना, जो लीगेंड आता है ना मेटल की तरफ, ये आपके पास मेटल है, मेटल जब लीगेंड आता है मेटल की तरफ, मेटल ये है, वो कहां से आता है, एक्सिस से आता है, यहां 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 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और 2 हो गए इधर से, ठीक। तो लीगेंड जो आता है वो कहां से आता है, मेटल की तरफ, एक्सिस से आता है, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से। 4 तो मैंने यहां पर दिखाए, और आप 2 दिखा सकते हो, एक बोर्ड के अंदर और बोर्ड के बाहर। तो लीगेंड मेटल की तरफ आ रहा है, वो कहां से आ रहा है, अलोंग द एक्सिस, वही मैं कह रहा हूं, लीगेंड अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस टुवर्ड्स द मेटल। तो सीधी सी बात है, अगर लीगेंड अप्रोच कर रहा है कहां से, एक्सिस से, मेटल की तरफ जाना चाहता है, लेकिन कहां से जाना चाहता है, एक्सिस से आ रहा है। जब एक्सिस से आ रहा है तो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, ज्यादा करेंगे ना, ऑब्वियसली फील कौन करेगा, जो एक्सिस पे होगा, जहां से लीगेंड आ रहा है, क्योंकि लीगेंड के अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं रिपल्शन पार्ट की बात कर रहा हूं। जो लीगेंड अप्रोच कर रहे हैं एक्सिस की तरफ, जो ऑर्बिटल्स, मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स होंगे, मेटल के है ना डी ऑर्बिटल्स 5, जो एक्सिस वाले होंगे वो ज्यादा फील करेंगे रिपल्शन। एक्सिस वाले कौन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। ये इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ज्यादा रिपल्शन फील नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, मेटल ने क्या किया, मेटल ने एक काम किया, इसको बर्दाश्त करने के लिए इसने उनकी एनर्जी बढ़ा दी, क्योंकि जो रिपल्शन फील कर रहे हैं, ये 2 रिपल्शन फील कर रहे हैं, ये बन गया dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। क्यों बेटा, ये ऊपर क्यों गए, क्योंकि ये एक्सिस पे है, और लीगेंड भी कहां से आ रहा है, एक्सिस पे ही आ रहा है, और ये नीचे गए dxy dyz dzx या xz, ठीक है। तो आपके मेटल के जो डी ऑर्बिटल थे वो स्प्लिट हो गया, क्योंकि जो लीगेंड आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो आ रहा है अलोंग द एक्सिस। जो ऑर्बिटल्स मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं जो एक्सिस पे होंगे वो स्प्लिट हो जाएंगे, दैट मीन उनकी एनर्जी बढ़ गई, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर को dz स्क्वायर को ऊपर चढ़ा दिया, dxy dyz dzx को नीचे कर दिया। क्योंकि सीधी सी बात है, ये मैं यहाँ पर ऐसे ही रखी थी मैंने ये पिक आपके लिए, ताकि आपको फिर से समझ रहे कि xy है एक्सिस पे, और z वाला dz स्क्वायर वाला है एक्सिस पे, बाकी सारे प्लेन में है। तो प्लेन वालों को आपने नीचे कर दिया, और जो एक्सिस पे है उनको ऊपर कर दिया। क्यों, कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि लीगेंड वहीं से आ रहे हैं ना, एक्सिस से आ रहे हैं, लीगेंड अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस। नाउ इस पार्ट तक हो गया काम हमारे लिए। चलिए देखिए, अब ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये सिर्फ ऐसा क्यों कर रहा है, अपनी रिपल्शन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज अगर रिपल्शन ज्यादा रहेगी प्रॉब्लम रह जाएगी, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ठीक से स्टेबल नहीं रह पाएगा। इस सेट को, ये जो नीचे गया, इसका नाम हम रखते हैं T2G। T का मतलब होता है ट्रिपलेट, और ये G और 2 जो आप दिखा रहे हो, इसका मतलब सिमेट्री से है। G मतलब होता है जिराड, ठीक है। वी डोंट नीड राइट नाउ गो इनटू दिस डिटेल कि जिराड कहां पर, अनजिराड कहां पर, जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है वो जिराड होता है, नहीं होता है अनजिराड होता है, वो डोंट नीड। आप सिर्फ याद रखिएगा टी का मतलब होता है ट्रिपलेट, हम 3 रखे, तो इस सेट का हमने नाम रखा T2G।
और ये जो सेट है जिसमें 2 है Eg, इस सेट का नाम रखा Eg। E का मतलब होता है यहां डबलेट, डबलेट 2 है। G मतलब जेरार्ड, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जनरली जेरार्ड होते हैं, तो इसलिए हमें G लगाना पड़ता है इसमें साथ। तो आपके पास 2 सेट्स बने, एक बना T2G, एक बना Eg। ये D से ही निकल के आया, D ऑर्बिटल से। D पहले नॉर्मल था, लीगेंड इसको अप्रोच किया, इसकी एनर्जी बढ़ गई। अब इसने अपने आप को कैसे बचाया? अब इसने कुछ को भेजा नीचे और कुछ को भेजा ऊपर ज्यादा, तो ये नीचे गए, ये ऊपर गए। जो एक्सिस पे थे वो ऊपर गए, जो प्लेन में थे वो नीचे गए। मैं यहां पर इसको Eg को, जो मैंने Eg लिखा है इस सेट को, मैं यहां पर इसका नाम रख रहा हूं। इस सेट को हम क्या बोलते हैं? Eg, याद रखिएगा। ये सेंटर, इसको बैरी सेंटर भी कहते हैं, लिखेंगे लास्ट में। यहां से यहां तक दिस इज नोन एज डेल्टा O, OCT, डेल्टा OCT। This is plus 0.6 delta O. This is minus 0.4 delta O. This center, बैरी सेंटर बोलते हैं इसको, डेल्टा OCT आप लिख सकते हो, कुछ बुक्स इसको O भी लिख रही हैं, तो ये मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल। जो आपने पूरा दिखाया ना डेल्टा ऑक्ट, दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन octahedral complexes। ये जो आपने दिखाया ये यहां से यहां तक प्लस 0.6। अब कुछ बुक्स इसको 0.6 भी लिख रही हैं, कुछ आप इसको ये जो लिखा है ना मैंने यहाँ पर प्लस 0.6 डेल्टा हो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 3/5 डेल्टा हो। 3/5 डेल्टा ओ भी इसको लिखा जाता है, दैट इज ऑल्सो 0.6। कुछ लिखती है 6b सीधे 6d क्यों, लेकिन आप ऐसे रखिएगा जैसे आपकी टेक्स्ट बुक दे रही है 0.6 डेल्टा हो और 3/5 डेल्टा हो। अब समझने का मतलब, ये जो आप यहाँ पर प्लस लिख रहे हो, प्लस दैट मीन जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा उसमें उसको कितना एनर्जी गेन करना है, याद रखिएगा। यहां पर प्लस मतलब एनर्जी बढ़ना, एनर्जी बढ़ने का मतलब होता है रिपल्शन। जितना एनर्जी ऊपर जाएगी ना उतना रिपल्शन, जितना नीचे जाएगा दैट मीन्स अट्रैक्शन। वो दिखाएंगे आप, माइनस से अट्रैक्शन और प्लस से रिपल्शन। तो जो आप नीचे दिखा रहे हो ये माइनस 0.4 डेल्टा ओ, और आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/5 डेल्टा ओ माइनस, लेकिन हाँ माइनस का मतलब रिपल्शन, दैट मीन जो इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, यहां था अब यहां गया, तो वो अट्रैक्शन में जा रहा है। कितना अट्रैक्शन गेन कर रहा है? माइनस 0.4 डेल्टा ओ, उससे एनर्जी बाहर निकल रही है। माइनस का मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब एनर्जी कम होना, एनर्जी कम होने का मतलब हम दिखा रहे हैं माइनस से। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां गया तो वो 0.4 टाइम्स डेल्टा ओ नीचे जा रहा है। डेल्टा ओ का अपना वैल्यू होगा, इट्स एन एनर्जी। डेल्टा ओ एनर्जी है, इसका एक अपना वैल्यू है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, जो हम देखेंगे अभी, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो वो कितना एनर्जी कम, उसका कितना एनर्जी कम हो रहा है, दैट मीन अट्रैक्शन कितनी हो रही है? माइनस 0.4 डेल्टा ओ। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे दूं कि डेल्टा ओ 2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो कितनी एनर्जी बाहर गई? -2 इंटू 2, सॉरी -2 इंटू 0.4, तो दैट इज 0.8। तो 0.8 टाइम्स उसकी एनर्जी कम हो गई। शॉर्ट में मैं कह रहा हूं कि जो माइनस मतलब हो गया कि अट्रैक्शन, प्लस मतलब हो गया रिपल्शन। माइनस मतलब हो गया कि एनर्जी कम होना, प्लस मतलब हो गया कि एनर्जी बढ़ना। अब कितने इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे तो उसी हिसाब से हमें हिसाब करना है, जो हम अभी करेंगे भी।
तो ये पूरी चीजें याद रखिएगा। यहां से यहां तक होता है डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और नीचे वाला -0.4 डेल्टा ई, और यहां से यहां तक 0.6 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ लिखिए या ऑक्ट लिखिए, एक ही बात होती है। चलिए अब यूज करते हैं इसको। देखो बेटा, मैं एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को पूरा याद रखिएगा। सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन 1, कॉन्फ़िगरेशन 2। या सिस्टम को मैं थोड़ा सा छोटा करूं क्योंकि ये पहुंचेगा ही नहीं फिर यहां। ये सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन 1 एंड 2 को बीच में कर देते हैं। ठीक, एनर्जी यहां पर मैं लिख रहा हूं CS क्रिस्टल फील्ड, CFSE, CFSE इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मैं कहीं पर इसको फिर अलग से लिखूंगा इसका नाम। ये भी कॉन्फ़िगरेशन 1 के लिए और 2 के लिए अलग अलग लिखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन 1, कॉन्फ़िगरेशन 2। चलिए देखिए, हम यूज कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए। हमारे पास D1 सिस्टम है। D1 क्या मतलब होता है कि D में एक इलेक्ट्रॉन है। इसकी एग्जांपल मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में भी समझा चुका हूं। D1, D2, D3 का मतलब क्या होता है। मैं फिर से थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, ये D1, V1 क्या मतलब क्या है। डायग्राम को पूरा याद रखिएगा, इस ऑक्टाहेड्रल डायग्राम को। ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है, ये मैं बार बार कह रहा हूं आपको। D1 का मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्कैंडियम है, ठीक, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव है। स्कैंडियम की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D, एक तो ऑर्गन है ही, वो तो इनर है, 3D1 4s2। ठीक है बेटा, अगर आप +2 लिखोगे तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा ना एक ही इलेक्ट्रॉन D में, तो उसको हम कहेंगे D1। अगर हम ऐसे लिखेंगे टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन था ऑर्गन 3D2 4s2। ठीक, अब अगर आपने 2 रिमूव कर दिया, D में क्या बचा 2, तो ये बना D2 सिस्टम। ताकि D में कितने, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, आप ऑक्सीडेशन निकाल के D में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, उसी को हम सिस्टम वो बोलते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन D में है तो D1, 2 है D2, D3, D4, D5, D6, ऐसे ही D10 तक आपको करना है। तो ये हो गया हमारे पास कि D1, D2 क्या है। चलिए बेटा, आपके पास यहां देखिए D1 एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक। अब लीगेंड, जब मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन था, अब लीगेंड आ रहे हैं, जब लीगेंड आ रहे हैं इसकी क्या हो रही है, एक्साइटेशन हो रही है, एक्साइट हो रही है, यही एक मैं यहां दिखा रहा हूं। अब वही जो आपने रूल्स सीखे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरने होते हैं ऑर्बिटल्स में, वही यूज करने हैं। इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, हायर एनर्जी को कि लोअर एनर्जी को, लोअर एनर्जी को, ठीक है ना। तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये कहां जाएगा, यहां, ठीक। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, आपकी कॉन्फ़िगरेशन बनी T2G1, ठीक। आपकी कॉन्फ़िगरेशन बनी T2G1। इसकी सेम है, दैट मीन्स अब और कोई चांस है आपका इसको बनाने, ये नीचे वालों को आपने कहा ना T2G1, और कोई चांस है, कुछ नहीं, इसमें कोई और चांस नहीं है, इसमें बस इतना ही चांस है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा D में। अब इसकी स्टेबलाइजेशन कैसे होगी, देखिए वो स्टेबलाइजेशन कैसे निकालते हैं, पूरा देख लीजिएगा कैसे लिखूंगा मैं। इसकी CFSE जो है दैट इज -0.4, -0.4, ये उतना नीचे गया ना, -0.4, कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, बस इतना ही है इसका, -0.4 × 1,
आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ऐसे दैट इज 0.48। ठीक, इतनी इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। अब सेकंड कॉन्फ़िग और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपने वही इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1 है, वही इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 है। या आप ये मैंने निकाल के रख दिया इसको कॉन्फ़िगरेशन 1 2, इसको हम आगे करेंगे, सिस्टमाइज कर देंगे। चलिए देखिए, अब हमारे पास कोई सिस्टम है D2। अब क्या है, हमारे पास 2 है D में, ये भी लाइक आपके पास टाइटेनियम है, अभी मैं कह रहा था टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, इसके D में 2 होते हैं, तो ये 2, तो यहां भी 2 होंगे। अब ये 2 कहां जाएंगे, एक तो जाएगा यहां, आप इसी को पेयर नहीं करेंगे, आपका ऑफ प्रिंसिपल, होल्डर्स रूल, वो सारी चीजें नजर में रखेंगे आप। अब इसमें डाल दिया, ठीक। अब क्या बनेगी कॉन्फ़िगरेशन, T2G2। इसमें भी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यही है। एनर्जी -0.4 इंटू 2, D3 3, अब यहां तो वो तीसरा आप यहां डालिए, D3 क्या बना, T2G3। इसकी एनर्जी कितनी बनी, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे गए, -0.4 इंटू 3, तभी स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आ रही है इसमें, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आ रही है, -0.4 इंटू 3। अब आप ख्याल रखिएगा यहां से आगे, D4 मतलब हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 है, यहां पर 4, यहां पर भी 4 होंगे, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, D4 सिस्टम। अब यहां पर आपके पास 2 तरीके हैं, 3 तो आपने भर दिए, 1 2, आपके पास 4 है ना, 1 2 3 आपने नीचे भर दिए। अब आपको चौथा, मैं हर बार अलग अलग कर रहा हूं, अब आपको चौथा भरना है ना। चौथे के लिए आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ये आप यहां भर दें, ये जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन, ये मैं दिखा रहा हूं, यहां पूरा देख लीजिएगा इसको, ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है यहां पर भी ब्लू से मैं दिखा रहा हूं। इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये यहां जाएगा, पेयर करेगा इसको, ठीक, चलिए लीजिए फिलहाल के लिए लीजिए, इसने पेयर किया इसको। जब पेयर किया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बना आपका, आपका कॉन्फ़िगरेशन बना T2G4 हुआ ना। तो यहां पर एनर्जी कितनी बनी, -0.4। हाँ बेटा, यहां एक चीज मैं भूल गया, डेल्टा ओ साथ लिखना, क्योंकि ये 0.4 डेल्टा ओ होता है ना, डेल्टा ओ। अब इसमें देखिए -0.4 इंटू 4, 4 है ना, डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ, लेकिन प्लस पीई पेयरिंग एनर्जी। आपने यहां पर माइनस वाला होता है अट्रैक्शन, प्लस वाला होता है रिपल्शन, आपने थोड़ा सा इसने रिपल्शन किया ना, अब आपने रिपल्शन से क्या किया, इसको आपने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया जो पेयर कर रहा है। पेयर का मतलब हो गया रिपल्शन आप क्रिएट कर रहे हो। जब रिपल्शन क्रिएट कर रहे हो तो एनर्जी टर्म में वो टर्म डालनी पड़ेगी ना, तो आप यहां पर पीई डाल रहे हो। कितना पीई डाल रहे हो, 1 पीई, दैट मीन आपने एक पेयरिंग करवाई, ठीक। तो आपने यहां पर पीई डाला, 1 पी, आप पी लिखिए या पीई लिखिए, फिलहाल मैं पी लिखता हूं। पी मतलब क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी, दैट मीन आपको थोड़ी सी एनर्जी यहां बढ़ गई, किसकी वजह से, पेयरिंग की वजह से, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर में रखा। हाँ, अगर आप पेयरिंग नहीं करते, तो पेयरिंग नहीं करते तो कहां डालते, ऊपर डालते। चलिए हम ऊपर जाते हैं, ये ब्लू वाला हम यहां पर नहीं डाल रहे हैं, हम यहां पर डाल रहे हैं, ये भाई डाल दिया मैंने, ठीक, मैंने पेयर नहीं करवाया। तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो अब कॉन्फ़िगरेशन वो नहीं रहेगी, अब कॉन्फ़िगरेशन सेकंड आप इसके लिए यूज करिए। T2G में कितने हैं, 3, और EG में कितना है, 1, T2G3 EG1। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, T2G3 EG1। अगर एनर्जी का हिसाब लगाओगे, एनर्जी का हिसाब लगाइए, देखो बेटा, -0.4 इंटू
3 प्लस आपने एक ऊपर भी भेजा 0.6 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज डेल्टा ओ। आपने कोई पेयरिंग करवाई? नहीं, कोई पेयरिंग नहीं करवाई, तो आप ऊपर गए। तो ये होता है एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन। D1 D2 D3 सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन D4 से दो कॉन्फ़िगरेशन आपकी आ गई। डिपेंड करता है कि आप पेयरिंग करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो। कॉन्फ़िगरेशन 1 में आप पेयरिंग करवा रहे हो, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन 2 जो आप ले रहे हो उसमें आप पेयरिंग नहीं करवा रहे हो। ठीक, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 में आपने पेयरिंग नहीं करवाया, तो वैसे ही देखिए। अब आप मुझे कह सकते हो सर हमें जो रूल सिखाए गए हैं कॉन्फ़िगरेशन में, हमें ये कहा गया है कि जिसकी एनर्जी कम है वो पहले फिल करना है। आपने वैसे ही किया, 1 2 3 आपने पहले उनको फिल किया, लेकिन चौथे पे आपके पास दो प्रॉब्लम थी। या तो आप पेयरिंग करो, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी को बढ़ाएगा, रिपल्सन की तरफ ले जाएगा, या तो आप पेयरिंग को छोड़ो, इस डेल्टा ओ को फुल पार करो। डेल्टा ओ को ये ना 0.6 को पार, ये यहां पर होता है ना, इसको पार करो, यहां पर चढ़ा दो। अब जो आसान लगे कॉम्प्लेक्स को, दैट मीन जो इसको अपने हिसाब से स्टेबलाइजेशन के हिसाब से आसान लगे, वो ये वही करता है। और कहां पर क्या करता है, कब कॉन्फ़िगरेशन 1 चलेगी, कब कॉन्फ़िगरेशन 2 चलेगी, वो हम विद टाइम डिस्कस करेंगे इसमें लास्ट में, कैसे आपको करना है। चलिए, ये हो गया D4 तक। अब बाकी सिस्टम्स के लिए भी जल्दी जल्दी हम बना देते हैं। हमारा पास यहाँ सिस्टम था, उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन 1 लिखते थे और कॉन्फ़िगरेशन 2, उनको फिर CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन 1 के लिए क्या है और कॉन्फ़िगरेशन 2 के लिए क्या है, वो हम कर रहे थे। D4 तक हमने किया। अब D5 देखिए। D5 जब आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो 5 यहां पर भी होंगे। एक तरीका है, आप 3 डाल दिए, 1 2 3 4 5 पेयरिंग करवाई, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बेटा, T2G5। ठीक, क्रिस्टल फील्ड कितना बनेगा इसका, -0.4 इंटू 5 डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड प्लस 2 पेयरिंग, 2 पेयरिंग करवाई ना, ये पेयरिंग ये पेयरिंग। या अगर आप ये नहीं करना चाहते, पेयरिंग नहीं करना चाहते, तो आपको इन दोनों को कहां डालना पड़ेगा, एक यहां एक यहां। ठीक, आपने एक डाला यहां, एक डाला यहां, तो आपका बन गया कॉन्फ़िगरेशन T2G3, नीचे 3 है और ऊपर कितने हैं, EG2, T2G3 EG2। इस वक्त एनर्जी कितनी होगी, इस वक्त एनर्जी होगी -0.43 डेल्टा ओ प्लस, या एक साथ रखते हैं इसको, प्लस 0.6 इंटू 2 डेल्टा ओ। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप इसको सॉल्व कीजिए, देख लीजिए कितना आएगा, तो आप बना सकते हो। ये हो गया D5 के लिए। अगर आपके पास D6 है, ठीक, तो मैं यहाँ हटा देता हूँ, ये D6 है, आपके पास D6 है, तो ये हो गए 6 आपके पास, यहाँ आगे 6। अब आप अगर पेयरिंग ही करवा रहे हो, आप नीचे ही सबको डाल रहे हो, तो क्या बना, D6 T2G6 EG में कोई नहीं है अभी, इसकी एनर्जी कितनी होगी, -0.4 इंटू 6 डेल्टा ओ प्लस 6 पेयरिंग, सॉरी 3 पेयरिंग। अगर आपने पेयरिंग नहीं करवाई, अगर आप पेयरिंग नहीं करवाओगे, पहले क्या करोगे, आपके पास 6 है ना, ये है 6, 1 2 3 4 5, लेकिन उसके बाद 5 के बाद तो आपको पेयरिंग करवानी है। अब इधर तो पेयरिंग नहीं करवाएंगे ना, इधर पेयरिंग करवाएंगे, पेयरिंग नीचे की। तो आपका बना कॉन्फ़िगरेशन T2G4 EG2, T2G4 EG2। तो इसका बनेगा हमारे पास -0.4 इंटू 4
प्लस 0.6 इंटू 2 डेल्टा ओ प्लस पेयरिंग, इसमें भी अब पेयरिंग आ रहा है, एक पेयरिंग। ये हो गया D6 के लिए। D7, अगर आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, 7, ये हो गए 7, ये हो गया 7। अब 7 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 2 3, फिर पेयरिंग करेंगे पहले, 4 5 6, हो गया 6, फिर हो गया 7 यहां पर, ठीक है, मैं पेयरिंग करवा रहा हूं। T2G6, T2G में 6 है और EG में इस वक्त कितना है, 1, ठीक। ये हो गया तब जब आप पेयरिंग करवा रहे हो, या अगर आप लो कि अगर आप पेयरिंग नहीं करवा रहे हो तो कैसे करना है, पहले आपको 3 यहाँ, 7 है टोटल आपके पास, 1 2 3, हाँ पहले एनर्जी लिखेंगे, इसकी एनर्जी लिखेंगे। इसकी एनर्जी थी -0.4 इंटू 4 इंटू 6, माइनस -0.4 इंटू 6, ठीक, और एक ऊपर भी था, EG में भी एक है, प्लस 0.6 इंटू 1 डेल्टा ओ प्लस 3p, ये इसकी एनर्जी थी। अब हम वो वाला करेंगे जिसमें हम पेयरिंग ना, पहले ही पेयरिंग नहीं करते, 7 है पहले ही नहीं करते, बाद में हो सकता है। अब इसमें भी पहले 3 डाले यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 आगे ना 7। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी है, T2G5 EG2, T2G5 EG2, इसकी एनर्जी क्या बनेगी, -0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल्टा ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल, प्लस पेयरिंग कितनी है इसमें, 2 पेयरिंग, ठीक है बेटा, हो गया 7 के लिए। अब हम ऐसे ही जाएंगे किसके लिए, D8 के लिए। D8 जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक, मैं पहले इसको रिमूव कर रहा हूं यहाँ, फिर D8 हो गए 8 के लिए। अब 8 है, पहले हम करेंगे 1 2 3, फिर इन्हीं को फिर 4 5 6 7 8, ठीक। तो क्या बना इसकी कॉन्फ़िगरेशन, T2G6 EG2, ये हो गया एक तरीका। तो इसमें एनर्जी कितनी बनेगी, -0.4, फॉलो कीजिए जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना है इसको, -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल्टा ओ, पेयरिंग कितनी है, 3 पेयरिंग। अब अगर आप पेयरिंग पहले ही पेयरिंग नहीं करते तो हमें कॉन्फ़िगरेशन 2 वाला देखना होता है। क्या करते हैं, उसमें 8 है हमारे पास, 1 2 3 4 5, यहां डाला 4 5 6 7 8, ठीक है ना, ये फिर से वही बन गया। दैट मीन अब कोई फर्क नहीं आ रहा है, T2G6 EG2 है ना, अब ये एक ही बात है, T2G6 EG2 सेम यही निकलेगा, अब कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसे ही D9 जब आप, ये था 8 हमारा हो गया, अब 9 वाला D9 9 है यहाँ, तो अब क्या, यहाँ पर आपको, आपके पास खाली एक ही जगह है, अब कोई फर्क फिर इसमें नहीं आएगी, आप चाहे वैसे करें या ऐसे करें। T2G6 EG3, T2G6 EG3, दैट मीन आप लिखे या ना लिखे ये अब सेम है, -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 3 पेयरिंग यहाँ पर बढ़ गई, अब 4 पेयरिंग है, सेम
इसमें भी यही होगा क्योंकि सेम कॉन्फ़िगरेशन चली गया। D10 ऐसे ही जब 10 होगा 4 यहाँ ये भी फुल हो जाएगा तो बचे T2G 6 EG4 सेम यहाँ पर -0.4। देखिए इसका एनर्जी सेम होगा 6 प्लस 0.6 इंटू 4 ठीक प्लस इधर डेल्टा ओ प्लस 5p। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना देखिए ये निकलेगा 2.4 0.6 इंटू 4 2.4 माइनस और प्लस 0 दैट मीन ये डेल्टा ओ हट जाएगा खाली बचेगा इसमें 5p जब आप इसको सॉल्व करोगे। दैट मीन अब यही आपको समझाते हैं ना कि रिपल्शन अट्रैक्शन जब ऊपर नीचे बराबर हो गया, इसलिए मैं कह रहा था ना ये होता किस लिए है क्योंकि ये रिपल्शन और इसको बैलेंस करें ठीक। तो यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा हट गया। दैट मीन जितनी आपने नीचे जाके रिपल्शन अट्रैक्शन हासिल की उतनी जाके ऊपर रिपल्शन हासिल की। तो अल्टीमेटली कुछ इसका स्प्लिटिंग D10 का एक्चुअली कोई स्प्लिटिंग का कोई मतलब है ही नहीं। बाकी सिस्टम्स का तो है, D10 का तो कोई स्प्लिटिंग का मतलब ही नहीं है। तो ये हमने हर किसी की कॉन्फ़िगरेशन देखी, स्प्लिटिंग कैसे होती है, इनकी एनर्जी कैसे बनेगी ठीक। D1 से लेकर D10 तक हमने ये किया हर किसी की। मैं जनरल में आपको एक इस फॉर्मूला को इसको तो आप याद ही रखिएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला देता हूं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो CFSE है, किसी के लिए भी आप कैसे कैलकुलेट करें। हर बार टेबल तो नहीं बनाएंगे ना। C क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जिसको हम कहते हैं CFSE। दूसरा होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दैट इज डेल्टा ओ ठीक है ना। डेल्टा ओ ये होता है सारा पियरिंग बेयरिंग मिला के। इसको हम ऐसे बना रहे हैं -0.4 N T2G प्लस 0.6 N EG प्लस पियरिंग एनर्जी P जिसको आप कहते थे ठीक है। फिर वो 2p 3p जैसे भी होगा वो आपको डालना है। ऐसे आप किसी भी सिस्टम के लिए डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी होगी। देखिए अब लास्ट में मसला आ गया कि आपने देखा D1 D2 और D3 के लिए सेम दैट मींस एक ही कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे ही आपने देखा D8 D9 D10 इनके लिए भी एक ही कॉन्फ़िगरेशन है। दो कॉन्फ़िगरेशंस की प्रॉब्लम कहां पर होती है, जहां पर आपको D5 D6 D7 होता है ना। D5 D6 D7 में आपने दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन देखी। अब कब कौन सी चलेगी वो आपको डिसाइड करना है। देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये लास्ट वाला, इफ इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा, इफ डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड डेल्टा ओक्टा लिखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये जो बीच में ऐसे जाते हैं ना इसकी गैप कितनी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पियरिंग एनर्जी, इज ग्रेटर देन पेयरिंग हुआ वही 2p 3p जितना भी है टोटल मिला के कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। इफ डेल्टा ओक्टा इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी देन पेयरिंग ऑकर्स, देन पेयरिंग ऑकर्स। पेयरिंग ऑकर्स मतलब कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट इज अचीव्ड। कॉन्फ़िगरेशन पीछे मैंने दिखा के रखा है, फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है। कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट इज अचीव्ड। देखिए आप क्या कह रहे हैं, अगर कहीं कॉम्प्लेक्स में ये स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है तो स्प्लिटिंग अगर ज्यादा है तो क्या होगा, पेयरिंग वाला कॉन्फ़िगरेशन दैट मींस पेयरिंग फेवर हो जाएगी। दैट मींस आप पहले कोशिश करोगे पेयरिंग करने की ही। तो पेयरिंग हमने किस में दिखाया, कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट में। जनरली ये किन में होता है, जनरली ऑल्दो इसमें एक्सेप्शन आप पाओगे, जनरली ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं, वो करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को बढ़ा देते हैं ताकि वो गैप क्रिएट ज्यादा करते हैं। फिर उसमें क्या होता है, पेयरिंग होती है जो हमने वीबीटी में देखा, लेकिन वीबीटी हमें नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना। जनरली ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में होता है। ऐसे ही इसका उल्टा, इफ डेल्टा ओक्टा इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी
अगर पेयरिंग ही ज्यादा है, डेल्टा ऑक्टा ज्यादा नहीं है, देन पेयरिंग इज नॉट फेवर्ड। पहले तो आपको पेयरिंग पहले ही नहीं करनी है। नॉट फेवर्ड का मतलब नहीं है कि होगी ही नहीं, होगी लेकिन पहले ही नहीं होगी। पेयरिंग इज नॉट फेवर्ड। दैट मीन्स आपकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? कॉन्फ़िगरेशन सेकंड बनेगी। आपको तीन ही सिस्टम्स में D4 से आगे D4, D5, D6 चार में D4, D5, D6, D7 पे ख्याल रखना है कि कॉन्फ़िगरेशन 1 लेना है कि सेकंड लेना है। अगर आपका ये हो रहा है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन 1 फॉलो करना है। अगर आपको दैट मीन्स ये वाली कंडीशन फिट हो रही है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन 2 हो रही है। देखिए जल्दी से इस पे एक एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट आगे इसका क्या है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। देखो बेटा हमारे पास ये है एक कॉम्प्लेक्स है, ऐसे दिया इसने FeCN6, ठीक है ना, 4 नेगेटिव। दूसरा है Fe आयरन F6 4 नेगेटिव। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसमें भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ठीक। इसमें ये D6 सिस्टम है, ये भी D6, 6 इलेक्ट्रॉन्स आप देखोगे इसमें है। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? मैं शॉर्ट में इसकी डायग्राम बनाता हूं। मैंने बीच वाला पोर्शन से लिया, स्टेट 2 से, दिस इज स्टेट सेकंड। ये हो गया इसका Eg, ये हो गया इसका T2G, ठीक है ना। कितने हैं? 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये जो साइनाइड होता है ना, इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। साइनाइड है ना स्ट्रॉन्ग मतलब डेल्टा O लार्जर है, तो इसमें कंडीशन आएगी डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग। तो इसमें क्या होगा? दैट मीन पेयरिंग फेवर होगा। 1 2 3 4 5 6, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनी T2G6, ठीक है, +3 पेयरिंग, वो तो पता ही है। अगर आप एनर्जी पे निकालोगे तो आप एनर्जी पे इसकी निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया। अब ये तो हो गया इसके लिए। नाउ अगर इसके लिए करना है, किसके लिए? Fe F6 4 नेगेटिव, तो इसमें भी +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। दैट मीन्स कहानी वैसी है लेकिन यहां फ्लोरीन है। ये हो गया Eg वाला सेट, ये हो गया T2G सेट, ठीक। T2G और ये हो गया Eg। इसमें कैसे करोगे आप? पहले 1 2 3, फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग वीक मतलब हो गया, इसके लिए कंडीशन ये है डेल्टा ऑक्टा इज लेस देन पेयरिंग। तो इसमें पहले क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन सेकंड फेवर होगा। हो गए 5 और 1 हो गया 6, तो टोटल क्या बनी इसकी कॉन्फ़िगरेशन? T2G4 Eg2, जो मैंने आपको दिखाया था पीछे, आपको क्या करना है, कब कॉन्फ़िगरेशन 1 लेना, कॉन्फ़िगरेशन 2। साइनाइड स्ट्रॉन्ग था और ये वीक था, तो आप उस बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन इनकी देखिए अलग अलग हो गई। दोनों D6 सिस्टम है, आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग हो गई। रेस्ट इंशाल्लाह वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर।